के इनकाउंटर हुए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में किया गया, उसका सबसे पहला नतीजा आप क्या देखते हैं? हालांकि उसमें सवाल बहुत हैं, उस पर हम आएंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का कुछ ऐसा पॉजिटिव नतीजा आप देखते हैं जो दिखाया जा सके जनता को कि ये हुआ तो ये हुआ है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होने से दो चीज़ें सामने आई हैं। एक, आम जनता का विश्वास बहाल हुआ है। दूसरा, उत्तर प्रदेश की जो एक बदनाम छवि थी, उससे उत्तर प्रदेश को उभारने में हमें मदद मिली और उत्तर प्रदेश निवेश का एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश में देश और दुनिया का हर बड़ा उद्योगपति, हर निवेशक आकर के निवेश करना चाहता है। इस पर अखिलेश जी कहते हैं कि वो सैमसंग जो हुआ वो तो उनके समय हुआ था करार, आप तो सिर्फ फीते काट रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी बहुत कुछ कहते हैं और इन लोगों के कारनामों को पूरा देश और पूरी दुनिया जानती भी है। इन लोगों ने क्या किया था और उत्तर प्रदेश को कहां पहुंचा दिया था। सैमसंग का मामला हो, एलजी का मामला हो, होंडा का मामला हो, टीसीएस का मामला हो, या ऐसे अनेक मल्टीनेशनल कंपनियां हों या बड़े निवेशक, आखिर क्यों रिलायंस को उत्तर प्रदेश में शपथ खानी पड़ी थी कि हम उत्तर प्रदेश में दोबारा नहीं आएंगे? क्यों टाटा यहां से भागना चाहता था? क्यों सैमसंग बाइंड अप करने की तैयार हो चुका था? सैमसंग भी तैयार हो चुका था। सभी की एक जैसी कहानी, क्योंकि जो गुंडा राज, जो भ्रष्टाचार सपा बसपा ने प्रदेश को दिया, उससे केवल यहीं की जनता कराह नहीं रही थी, यहां पर निवेश करने वाला हर निवेशक भी परेशान था, तबाह था। यही कारण था जब इन्वेस्टर समिट करने का हम लोगों ने निर्णय लिया और हम लोगों ने देखा कि देश की मेरी जो टीम थी उसको स्वयं विश्वास नहीं था कि हमारा इन्वेस्टर समिट इतना सफल होगा। जब नाम रखने की बात आई तो ये हुआ कि उन्होंने पूछा नाम, मैंने कहा भी क्या नाम होगा? उन्होंने मेरे पास आए कि उन्होंने कहा नाम क्या? मैंने कहा भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखो। तो नाम आ गया तय। मैंने कहा कितना निवेश हो सकता है? तो हमें बताया गया कि साहब 50,000 करोड़ का। तो मैंने कहा ग्लोबल नाम भी रखोगे और 50,000 करोड़ का केवल एमओयू होगा? उन्होंने कहा साहब यूपी में कोई आना नहीं चाहता है। तब मैंने कहा भी इसका नाम बदलो, पहले इसको यूपी इन्वेस्टर समिट ही रखो। और फिर यूपी इन्वेस्टर समिट में हम लोगों ने लक्ष्य रखा 2 लाख करोड़ का। रोड शो में हम लोग गए। एक रोड शो, हमने 6 जगह रोड शो किए थे देश के अंदर। एक रोड शो में मैं स्वयं गया था मुंबई। जिस भी उद्योगपति से मैं मिलता था, श्री रतन टाटा जी से मिला, श्री मुकेश अंबानी जी से मिला, हिंदुजा बंधु से मिला, अन्य जो बहुत बड़े और सम्मानित उद्योगपति थे उन सब से जब मिला, सबकी एक आवाज़ थी कि साहब हम लोग उत्तर प्रदेश में शपथ खाए हैं कि दोबारा नहीं जाएंगे, कभी निवेश नहीं करेंगे, शपथ खा करके आए हैं। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर था और यहाँ का भ्रष्टाचार था। और हम शपथ खाए हैं यूपी में नहीं जाएंगे, लेकिन आप आए हैं, जरूर आएंगे। और हम लोगों को पिछले 8-9 महीने का जो यूपी का रिस्पांस देखने को मिला है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ की आज की नई कार्य पद्धति को देख के हम उत्साहित हैं। हम भी यूपी में आना चाहते हैं। पहला, सैमसंग, एलजी, टीसीएस, होंडा, एलएनटी, ये जितने, इन सब के साथ एक जैसी कहानी थी। सैमसंग बाइंड अप कर रहा था। हम मार्च 2017 में आए। मुझे अप्रैल में जानकारी मिली, मैंने उन्हें निमंत्रण दिया और उन्हें बातचीत के लिए बुलाया। मैंने पूछा आखिर क्यों आप यहां से जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा साहब हम लोग पिछले कई महीनों से परेशान हैं
और जिस प्रकार की हमसे डिमांड की जाती है, इस परिस्थिति में हम कार्य नहीं कर सकते। मैंने अपने औद्योगिक विकास मंत्री से कहा, मैंने कहा देखो, इनकी सारी समस्या का समाधान एक समय सीमा के अंदर करिए और मई में इनका MOU फाइनल करिए। अप्रैल में बातचीत होती है, मई में उनका MOU होता है, जून 2017 में उनके प्लांट का शिलान्यास भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होता है और जून 2018 में उनके प्लांट का उद्घाटन तो आप कह रहे हैं ये सब कुछ समाजवादी पार्टी सरकार जाने के बाद हुआ? मैं क्या कह रहा हूं ना, MOU 2017 मई में होता है, तब किसकी सरकार थी? भूमि पूजन जून 2017 में होता है, तब किसकी सरकार थी? और उद्घाटन जून 2018 में होता है, तब किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव कितने सच बोल रहे हैं, जनता को इस सच्चाई को सोचना से समझना चाहिए। एक LG यूपी से क्यों भाग रही थी? क्योंकि LG ने जब अपना प्लांट लगाया तो उसके साथ प्लांट की शर्त के साथ इन्होंने अपने कुछ गुंडे वहां ठेके के रूप में भी भेज दिए और उनके द्वारा रोज रोज उनको टॉर्चर किया जाता था। अंततः उन्होंने कहा साहब हम यहां काम नहीं कर पाएंगे। मेरी जानकारी में आया, मैंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को समय दिया कि भाई 24 घंटे के अंदर अगर इनको राहत नहीं मिले तो फिर तुम तय कर लो तुम्हारी क्या भूमिका होनी है। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हुई उन गुंडों के खिलाफ। कोई फरीदाबाद का था, कोई लोकल था, कोई कहीं और का था। पर आप ये कैसे कह सकते हैं वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे? क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों से उनके संबंध थे, समाजवादी पार्टी के पदों पर वे लोग थे। उसके बाद जब कार्रवाई होती है फिर LG का वाइस प्रेसिडेंट स्वयं मुझे थैंक्स करने का आता है और कहता है साहब हम लोग सुरक्षित हैं, हम यहाँ एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। TCS की वही स्थिति थी। आज TCS यहाँ पे 2,500 करोड़ रुपए से ऊपर का अपना एक्सपेंशन कर रहा है। लगभग 25 से 30 हजार यूथ को TCS में नई नौकरियां मिलेंगी। ऐसे ही अन्य तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों की कहानी थी। और उत्तर प्रदेश में निवेश का बेहतर माहौल बना है। 21-22 फरवरी को 4,68,000 करोड़ रुपए का MOU यहां होता है। तो जमीन पे कितना आएगा? एक सरकार के उसको केंद्र सरकार के द्वारा किए जाने वाले निवेश को छोड़ दें तो ये तो निजी क्षेत्र का है। अगर केंद्र सरकार के उसको भी ले लें हम लोग तो लगभग 5 लाख करोड़ से ऊपर का जाता है। और 4 महीने के अंदर पहली सरकार होगी जो फरवरी में MOU करने के बाद 29 जुलाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लगभग 60,000 करोड़ रुपए के निवेश का, औद्योगिक निवेश का हम यहाँ पे शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये स्पीड है और हमारा प्रयास है हर दूसरे तीसरे महीने में 25 से 30,000 करोड़ का निवेश हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कराएंगे। निवेश के लिए सबसे पहली शर्त है सुरक्षा और वह हमारी सरकार ने दिया है। दूसरा, निवेश की तो दूसरी शर्त है कि लाल फीताशाही से किसी भी निवेशक को मुक्त करते हुए आप वहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत लोगों को आसानी से जो भी शासन की नीति है, जो नियम है उसके अंतर्गत आसानी से उनके कार्य हो जाएं। इसको दोनों को हमने पूरी प्रतिबद्धता के साथ यूपी के अंदर लागू किया है। उसके परिणाम सामने आ रहे हैं और इसलिए 29 जुलाई उत्तर प्रदेश के इतिहास का वह दिन होगा जब उत्तर प्रदेश में एक दिन में एक साथ 60,000 करोड़ रुपए का निवेश जमीन पर हकीकत के रूप में इसी पर उत्तर प्रदेश के आप ही के राज्य के आपके हमउम्र सांसद राहुल जी कहते हैं कि आप बस उद्योगपतियों का ही सोच रहे हैं, आम आदमी की ज़िंदगी तो जो है वो मुश्किल में है, गाय जो है वो ज़्यादा महफूज है बजाय एक मुसलमान के। ये हकीकत, ये छवि भी तो जाती है। देखिए समस्या क्या है कि राहुल जी अपनी बुद्धि और अपने विवेक से बोलते नहीं हैं। उनको जितने भी उनकी साथ की चौकड़ी जितना उनको बता देती है उतना ही उनको बोलना है। ज़मीनी हकीकतों से बहुत दूर हैं। उनके लोग उनको जो समझा देंगे वो उस प्रकार की हरकत कर बैठते हैं और हरकत अब केवल उससे बाहर ही नहीं बल्कि अब संसद भी उस हरकत से अछूती नहीं रही है। आपसे गलने मिले आए वो मिलेंगे आप? नहीं, मैंने कहा ना कि अब राहुल जी की इन हरकतों के बारे में कोई क्या कर सकता है।
ये बचकाना हरकतें हैं। वो कह रहे हैं उनको नहीं मैं मालूम। प्रेम की बात करता हूं, आप नफरत की बात करते ने कहा हैं। ना प्रेम की बात करते हैं राहुल जी, तो उनका प्रेम की वो यही है कि संसद की मर्यादा को भी उनके द्वारा तार तार कर दिया जाता है। सवाल ये है, इस देश में अगर अराजकता है, इस देश में बेरोजगारी अगर है, किसान आत्महत्या कर रहा था, तो कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। अब तो आपकी हम लोग, सरकार आ गई। हमारी सरकार ने इसके लिए रास्ते बनाए, लोगों को राहत दी। आज इस देश की कोई भी नीतियां किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत या किसी मजहब को देख करके नहीं, इस देश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को देख करके बन रही है। आज उसके परिणाम सामने आए। पर ये हकीकत है ना योगी जी की, अपने- जो गाय ले जाता है अगर वो मुसलमान होता है वो उधर ही आ मार दिया रहा जाता हूं। है। मैं उधर ही आ रहा हूं अभी। आज इस देश के अंदर किसानों को राहत मिली है, किसानों की आय को दोगुना किया जाए। आजादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा की, और घोषणा ही नहीं कि उसके लिए उनके लिए नीतियां बनाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, एमएसपी की लागत से 1.5 से 2 गुना करने की बात है, या फिर किसानों को दी जाने वाली अनेक उस प्रकार की रियायतें। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे और तब भी वे कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 10 रुपया पहुंच रहा है। ये 90 रुपया कौन खा रहा था? आज हमारे प्रधानमंत्री जी इस प्रकार के लाचारगी नहीं दिखा रहे ना। आज तो उन्होंने कहा 1 रुपया भेजेंगे, 1 रुपया गरीब के खाते में जाएगा। 90 रुपये की जो लीकेजेस थी इसको हमने रोका है डीबीटी के माध्यम से, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगा करके। ये पद्धति है कार्य करने की। आज इस देश का पढ़ा लिखा नौजवान हो या गांव में रहने वाला नौजवान हो, सबके लिए उसकी सुविधा के अनुरूप, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता के अनुरूप कार्य मौजूद है। किसी को प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उसके हुनर को एक मंच देने का कार्य किया गया है। कहीं पर रोजगार की अनेक संभावनाओं को विकसित किया गया है। नौकरियों की अनेक प्रकार की स्थितियों को सामने ला करके लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया गया है। तो महिलाओं के लिए भी अनेक प्रकार की योजनाएं चला करके उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए कार्यक्रम देश के अंदर चले हैं। आजादी के बाद जितना कार्य 67 वर्षों तक नहीं हो पाया, 4 वर्षों में उतना कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अकेले उत्तर प्रदेश में 1 वर्ष में उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में हम लोगों ने 1 लाख करोड़ से ऊपर की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भिजवाने का कार्य किया है। जहां तक मॉब लीचिंग की बात है, मुझे लगता है कि इसको ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की घटनाओं का कोई भी उल्लेख नहीं, लेकिन हां, जहां कहीं भी हो रहा है इसको रोका जाना चाहिए, लेकिन दोनों प्रकार के उसको भी रोका जाना चाहिए। गौ तस्करी और गौ हत्याएं भी बंद होनी चाहिए। पर गो तस्करी जो करे उसको कानून के हवाले करना चाहिए ना। हमने कहा ना कानून के हवाले, उसके लिए कानून बना है, कानून उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन कानून पे कार्रवाई नहीं कर रहा है, वो लोग खुद ही पकड़ के उनको पीट दे रहे हैं। उन जो पीटने वाले लोगों के खिलाफ फिर कानून और सरकारें काम कार्य कर रही है। नहीं, वो फिर भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हैं, वो एमएलए बोलते हैं हमें एमएलए जानता है। किसी भी उसका नारा लगा लें, सवाल है कि कानून के दायरे में कानून को हाथ में लेने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानून का शिकंजा कसेगा। उनको आप कैसे हिंदू कहेंगे? हमने कहा ना कि हम हिंदू होने की कोई एक परिभाषा नहीं है। जो कानून को हाथ में लेगा, कानून उसके खिलाफ अपने अनुसार कार्य करेगा, और वो करना चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। ये गाय और गौ तस्करी एक जो मुद्दा है, उसके साथ एक जुड़ा हुआ मुद्दा जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, जो आवाज़ आप भी सुनते होंगे कि बछड़ों की वजह से, सांडों की वजह से खेतों में बहुत नुकसान हो रहा है। जब से ये मुश्किल शुरू हुई कि आप उनको दे नहीं सकते, वो भी तो किसानों की समस्या है, उससे कैसे निपटा जाए? वो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अधिकतर राज्यों में गोवध अधिनियम लागू है। हम गौ तस्करी को और गौ कसी को किसी भी हाल में परमिशन नहीं दे सकते। आस्था सबकी है और सबकी आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए। ये कहना
कि एक साल के अंदर सभी निराश्रित गोवंश किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे लगता है कि वास्तविकता को नकारने जैसा है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस वर्ष धान और गेहूं दोनों की फसल रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। हमने गेहूं का 53 लाख मीट्रिक टन क्रय किया है किसानों से। हर किसान के खेत में पर एकड़ 5 से 7 कुंटल अधिक गेहूं का उत्पादन हुआ, 7 से 10 कुंटल धान का अतिरिक्त उत्पादन हुआ। तो आप कह रहे हैं ये रिपोर्ट जो है पूरी सही नहीं है? नहीं, मेरी बात सुने पहले। अन्य दलहन का, तिलहन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, मक्का का, बाजरा का, ये रिकॉर्ड उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। अगर ये सब गोवंश ही खा जाता तो उत्पादन कहां से ज्यादा हो गया? नंबर एक बात। इसलिए वास्तविकता, जिन लोगों को बैठ करके एसी रूम में बैठ करके क्लब कल्चर के जो आदी हैं, वे लोग इस प्रकार के वक्तव्य एक देते हैं। दूसरा, हम लोगों ने ये समस्या देखी है और ये हमारी सरकार आने के पहले से इस प्रकार की कुछ समस्याएं थी, हमने उसके भी रास्ते निकाले हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर जनपद में 5,000 से लेकर 10,000 गोवंश को रखने के लिए बड़ी बड़ी गौशालाओं के संचालन की व्यवस्था की है। ललितपुर में कार्य चालू हो चुका है, अनेक जनपदों में कार्य प्रारंभ हो रहे हैं, हर जगह धनराशि उपलब्ध है। जन सहयोग के साथ इस कार्यक्रम को आगे चलाने की कार्रवाई की जा रही है। हम राहत भी देंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति भी जनता के सामने रखेंगे और जनता भी इसको स्वीकार करती है। एनकाउंटर और इनकी बहुत बात होती है, जैसे हमने शुरुआत की लॉ एंड ऑर्डर की। आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, इस वजह से निवेश आ रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि एनकाउंटर तो हो रहे हैं, लेकिन फिर मुन्ना बजरंगी जैसी घटनाएं हो रही हैं और ये इल्ज़ाम लग रहा है कि सरकार की तरफ से उनको मरवा दिया गया। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लोकतंत्र में आप किसी की जबान को बंद नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति को अपने अनुसार बोलने, हर घटना की अपने अनुसार विवेचना करने का हर एक व्यक्ति को अधिकार है। हम किसी अपराधी की तरफदारी नहीं कर सकते, लेकिन प्रदेश के अंदर हर नागरिक की सुरक्षा का दायित्व भी सरकार का है। सरकार अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता के साथ करेगी, कर रही है। प्रदेश के अंदर कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। हाँ, कुछ मामलों में जहां पर पुलिस पर गोलियां चलाई जाती हैं, हमारे कई जवान शहीद हुए, पुलिस के अधिकारीगण शहीद हुए, लगातार इस प्रकार की वारदातें हो रही। भी मैनपुरी में एक घटना थी, गौ तस्करी करते हुए जब सिपाही के द्वारा ट्रक को रोका जाता है तो सिपाही को ही खींच करके और ट्रक लेकर के भाग जाते हैं। आगे फिर किसी प्रकार से उसको नियंत्रित किया गया। इस प्रकार की वारदातें हैं, तो इसके लिए प्रशासन को स्पष्ट निर्देश हैं कि सुप्रीम कोर्ट और ह्यूमन राइट्स कमीशन की गाइडलाइन का पालन करते हुए वो अपनी सुरक्षा के लिए उपाय करें। पुलिस की आपने बात की, पुलिस में भर्ती का बड़ी योजना आप चलाने वाले हैं, उसमें तो हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाएगा? देखिए, जो उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा और इस देश का नागरिक होगा, उसकी एक गाइडलाइन बनी हुई है, उसका एक भर्ती बोर्ड बना हुआ है। वो भर्ती बोर्ड उसके अनुरूप भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर रहा है। हमारे यहाँ 35,000 की भर्ती कल ही ट्रेनिंग में जाने वाली है, बल्कि कल मैं उसका शुभारंभ करने जा रहा हूँ। 42,000 की भर्ती उसका भी शुभारंभ होने जा रहा है, वो भी पूरी हो चुकी है। इसके बाद 50,000 की भर्ती के विज्ञापन आज फिर निकल चुके हैं। 1,62,000 सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल और फॉलोअर्स की नियुक्ति हमें यूपी के अंदर करनी है। नियुक्ति पूरी पारदर्शी तरीके के अनुसार होगी, मेरिट के अनुसार होगी। किसी प्रकार का कोई भेदभाव जाति, मत या मजहब के आधार पर यूपी के अंदर आज के दिन पर नहीं हो सकता है और उसको नहीं होने देंगे। क्योंकि पुलिस जो होता है वो सबसे पहला चेहरा होता है सरकार और जनता के बीच। हमने कहा ना, कोई भी हो, सवाल एक जो उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा या इस देश का नागरिक होगा, उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए जो गाइडलाइन बनी है, जो उसके अंतर्गत आता है,
उन पैरामीटर्स को पूरा करता है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो सकता है। यानी आप इस इल्ज़ाम को पूरी तरह नकारते हैं कि इस देश में, इस इलाके, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ गाय मुसलमानों से ज़्यादा सुरक्षित है? देखिए, हमने हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी है। नागरिक की सुरक्षा भी होगी तो गाय की सुरक्षा भी होगी। अगर मनुष्य के सम्मान की रक्षा होगी तो गोरक्षा की बात करना भी गलत नहीं है। गोरक्षा का काम भी होगा और दोनों एक साथ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर हम दोनों एक साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी, हत्या, इसका देखिए, इस प्रकार की अराजकता को फैलाने की छूट न थी और न आज अभी है, न आगे किसी को रहेगी। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये मान के चलते हैं कि देखिए, कानून है, हर एक चीज कानून के दायरे में रह करके कार्य किया जा सकता है। सरकारें जब सुन रही हैं, सरकारें जब संवेदनशील हैं इन मुद्दों पर, स्वयं उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने इलीगल स्लॉटर हाउसेस बंद कराए थे। उसके बाद इस प्रकार की हरकतों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं फिर लौटूंगा उस सवाल पर जो आपने सीधा जवाब नहीं दिया। राहुल जी आपसे गले मिलने आएंगे, आप गले मिलेंगे? देखिए, सवाल ये है कि उसके देश काल परिस्थिति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, कहाँ पर किससे गले मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझसे गले मिलने के पहले राहुल गांधी को 10 बार सोचना पड़ेगा। क्यों? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, उनको 10 बार सोचना पड़ेगा कि मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं मैं सबसे मिलूंगा। अब मैंने मिले ना, अच्छी बात है। वह अच्छा होता राहुल गांधी जी इस देश के अंदर सही मायने में इस देश के गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के बारे में जब उनकी सरकारें थी तब उन लोगों को सही मायने में गले लगाने का कार्य करते हैं। देखिए, इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, इस प्रकार की जो राजनीतिक स्टंट होते हैं, इसको पब्लिक बहुत स्वीकार नहीं करती है। ये स्टंट था, स्वीकार एकदम पॉलिटिकल स्टंट है, इसके सिवाय कुछ नहीं। कैसे आप कैसे अंतर करते हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है या उनके मन की इच्छा है? मैंने कहा ना भाई, जब व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य करेगा तो इस प्रकार की हरकतों से अपने आप को स्वयं ही दूर रखेगा। लेकिन जब वह दूसरे के चढ़ाने पर, दूसरे के विवेक और बुद्धि से काम करेगा तो कुछ भी हरकत कर सकता है। अब उसके लिए कोई क्या कर सकता है? जब उनकी सरकार थी, आप सांसद थे, उन्होंने कभी आपके काम में अड़ंगा लगाया? देखिए, काम पे अड़ंगा लगाने न लगाने का विषय अलग, एक वो उसका वो अलग विषय है। हम एक सांसद थे, सांसद के रूप में अपने मुद्दों को संसद में रखते थे, अपनी बातों को रखते थे, अपने हमारे कार्य आगे बढ़ते थे। मुझे लगता है महत्वपूर्ण ये नहीं सरकार है नहीं है, वो अपना विषय है। महत्वपूर्ण ये है कि आप किसी पे कोई आरोप लगा रहे हैं, आपके पास तथ्य होने चाहिए, उसके प्रमाण होने चाहिए और प्रामाणिकता के साथ एक राष्ट्रीय दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी बात को कहे तो उस बात की प्रामाणिकता पर प्रश्न खड़ा नहीं होना चाहिए। सही तथ्यों पर तथ्यपरक होनी चाहिए बातें और प्रामाणिक होनी चाहिए। मुझे लगता है यह केवल व्यक्ति का नहीं, संगठन और दल का नहीं, यह राजनेताओं की विश्वसनीयता का प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। और अगर इस प्रकार की हरकतें नहीं होती तो इस देश का राजनीतिक नेतृत्व अलग राजनीतिक दलों के होने के बावजूद भी राजनीतिक दल विश्वसनीयता के संकट के दौर से नहीं गुजरते। ये विश्वसनीयता का संकट इस प्रकार की हरकतों से ही खड़ा होता है। लेकिन ये सब लोग अगर मिल जाएंगे जैसा मिल रहे हैं तो संख्या बल भी तो एक वो भी तो मायने रखता है ना। वो संख्या आपको चुनौती दे सकती है उत्तर प्रदेश में खास तौर पे। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश के जनरल इलेक्शन जब 2019 में होंगे और नेशनल इशू पे होंगे कि देश एक तुलनात्मक अध्ययन करेगा मोदी जी के 5 वर्ष के कार्यकाल का, कांग्रेस के 55 वर्ष के कार्यकाल का, शेष अन्य दलों के 15 वर्ष के कार्यकाल का। दूसरा, जो ये गठजोड़ बनाना चाहते हैं इनको तय करना होगा नेता कौन होगा। क्या कांग्रेस ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करने को तैयार है? क्या कांग्रेस मायावती जी के नेतृत्व में काम करने को तैयार है? क्या कांग्रेस अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कार्य करने को तैयार है? या अखिलेश यादव और मायावती जी क्या
राहुल गांधी के नेतृत्व में कार्य करने को तैयार हैं? क्या ममता बनर्जी इनके नेतृत्व में कार्य करने को तैयार हैं? क्या शरद पवार जी इनमें से किसी एक को नेता मानने को तैयार हैं, या ये लोग शरद पवार जी को नेता मानने को तैयार हैं? इस तय तो करें पहले कि नेता कौन इनका होगा। पर ये सवाल तो अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग सब अलाप रहे हैं। पर अगर ये सवाल तो चुनाव के बाद का है ना, इसलिए नहीं, ये चुनाव के पहले ही तय होना है, ये तय करें। क्यों? और दूसरा, चुनाव इस बात को लेकर के होगा कि अगर कांग्रेस और विपक्ष ने 55 वर्ष और 15 वर्ष में इस देश के अंदर कार्य किया होता तो क्या मोदी जी को 35 से 36 करोड़ गरीबों के बैंक में खाते खोलने के लिए आह्वान करना पड़ता जनधन योजना में? क्या मोदी जी को इस देश की गरीब महिलाओं को रसोई गैस के कनेक्शन देने के लिए अपना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लागू करनी पड़ती? आयुष्मान भारत में इस देश के 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए प्रत्येक परिवार को 5 लाख की वार्षिक बीमा कवर देने की योजना लागू करनी पड़ती? स्वाभाविक रूप से अगर आज मोदी जी को करना पड़ रहा है, इसका मतलब पिछली सरकारों ने गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया था, इस देश के विकास के लिए कुछ नहीं किया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। भारत दुनिया की उभरती हुई महाशक्ति है। भारत के अंदर एक विश्वास का माहौल बना है। भारत के अंदर विकास की नई नई योजनाएं, चाहे वह राजमार्गों का हो, चाहे वह रेल मार्गों का हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी का हो, चाहे वह औद्योगिक विकास का हो, चाहे वह बुनियादी सुविधाओं का हो, चाहे वह इस देश के अंदर हर तबके के लिए चलने वाली योजनाएं, गरीब के लिए मकान है, नौजवान के लिए रोजगार है, एक बालक बालिका के लिए शिक्षा की अच्छी उत्तम शिक्षा की व्यवस्था का हो, ये सब कार्य कोई कर रहा है। मोदी जी ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में इसको करके दिखाया है। लेकिन कांग्रेस बताए ना उन्होंने क्या किया। लेकिन यूपी इलेक्शन से पहले भी तो किसी को पता नहीं था ना कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तभी तो चेहरा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी थी सामने और यह तय था कि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाएगी। ये लोग तय करें ना कि कौन सी पार्टी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चेहरा ना तय करें तो कम से कम ये तय कर लें कौन सी पार्टी का होगा। कौन सा पार्टी का होगा, कांग्रेस का होगा, सपा का होगा, बसपा। तो हर एक को मालूम है कि कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी, सपा का मतलब अखिलेश यादव, बसपा का मतलब मायावती, ये सबको तो मालूम है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मतलब शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस का मतलब ममता बनर्जी। ये तो वन मैन शो है सब। ये राजनीतिक दल, लोकतांत्रिक दल नहीं है ना, एक व्यक्ति, एक परिवार की पार्टी। पर अब योगी जी की बीजेपी तो अब वो भी वन मैन शो है। वन मैन शो नहीं, ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है। एक गरीब का बेटा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक सामान्य सन्यासी भी मुख्यमंत्री बन सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी में तय हो सकता है। कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस में ये नहीं हो सकता। एक अंत में एक लोकल इशू जो काफी सुर्खियों में है, ये बिल्डिंगें गिर रही हैं गाजियाबाद इलाके में, नोएडा इलाके में, प्रशासन, अथॉरिटी, इन सब के बीच झगड़ा चला है। ये बिल्डिंग खड़ी कैसे हो जाती है, ये सरकार देखती नहीं है क्या? देखिए, ये एक दिन में नहीं खड़ी हुई है जी। मैं आपको बताऊं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे में 3 लाख ऐसे बायर्स हैं जिनका पैसा लेकर के बिल्डर्स बैठे हुए थे। जब हम लोग आए थे बड़ी विकराल स्थिति थी। बायर्स सड़कों पर थे, बिल्डर्स मौन थे। मेरे पास 1-2 बार इस प्रकार का मेमोरेंडम आया। आखिर क्या कारण है, कैसे हो रहा है, इन सबको जानकारी लेने का मैंने प्रयास किया। फिर मैंने बारी बारी से उनको बुला के उनकी समस्याएं सुनी, फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तय किए। आज हम 80,000 आवास इन तीनों अथॉरिटी में बना करके देने की स्थिति में है। लगभग 50,000 का तो लगभग कब्जा दे चुके हैं, 30,000 और बनकर के तैयार हुए हैं। जब मैं इसके तह में गया तो पता लगा कि पिछली सरकारों ने मनमाने पन से ये सब समस्याएं पैदा की है। पर खरीदारों का क्या दोष? खरीदारों का क्या? वो देखता है कि मेरा लोन पास हो गया, अथॉरिटी ने नक्शा पास कर दिया। भाई इसलिए सरकार तो अपनी ओर से कदम उठा रही है
कि इतनी बड़ी मात्रा में बायर्स है, इसका आवास नहीं मिल पाया उसको, उसने पूरे जीवन भर की कमाई दे दी। लेकिन पिछली सरकारों की गलत नीतियां थी। दूसरा, पिछली सरकारों ने जो कभी उत्तर प्रदेश के बारे में बोहरा कमेटी ने एक बात कही थी, और वो कही थी कि उत्तर प्रदेश में राजनेता, भ्रष्ट तंत्र और माफिया तंत्र मिलकर के यहाँ की व्यवस्था को तबाह कर रहा है। ये 1990 के दशक में रिपोर्ट दी थी उन्होंने। मुझे लगता है उसका जीवंत उदाहरण है ये सब कार्य। ये यहाँ पर जितने बेईमान और भ्रष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, इन लोगों ने पिछली सरकारों के साथ मिलकर के ये सब पाप किया है। उस पाप का भंडाफोड़ हो रहा है, वही उस पाप का घड़ा फट रहा है। लेकिन जिसका मकान गिर गया उसके लिए सरकार क्या कर रही है? मैं क्या कह रहा हूं ना, इसमें ये सब जो मकान गिर रहे हैं सबको सरकार पहले ही नोटिस दे करके इलीगल घोषित कर चुकी थी। नहीं, पर जिसने खरीदा उसकी क्या गलती थी? जिसको इलीगल घोषित कर चुकी है उसको आपको खरीदना भी नहीं चाहिए, एक। दूसरा ये है, जिस पर पहले से ही जिसने नक्शा पास नहीं कराया है, जिसने अथॉरिटी या किसी विकास प्राधिकरण के या कोई भी अन्य शासन के नियमों को फॉलो नहीं किया, सरकार जिसको इलीगल घोषित कर चुकी है, एक, आप उसको नहीं खरीदें, आपको खरीदना भी नहीं चाहिए। पर बैंक लोन दे देता है। सील किया सरकार, ये बैंक को भी चाहिए कि किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन को लोनिंग न करे। लोनिंग करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं। क्योंकि आदमी सोचता है ना कि बैंक का लोन मिल गया तो लगता है कि लीगल है। ऐसा नहीं है। मैंने कहा एक रैकेट है जो इसमें लिप्त है, और इसीलिए कठोर कार्रवाई हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा के मामले में भी की है। जो कर्मचारी इसके लिए उत्तरदायी थे, यद्यपि ग्रेटर नोएडा को ने उसको पहले अधिग्रहण किया था उन क्षेत्रों को, बाद में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको डीनोटिफाई कर दिया था। स्वाभाविक रूप से वो ग्रामीण क्षेत्र में चला गया था जी। और फिर ये माफिया उसमें हावी हुआ, क्योंकि ये माफिया ही सत्ता के साथ मिलकर के इस प्रकार का खेल खेला करते थे। सरकार को भी भारी राजस्व की हानि होती थी और साथ साथ जनधन की हानि भी इस प्रकार की इलीगल कंस्ट्रक्शन से होती है। हमने सख्ती की है, कार्रवाई की है, कार्रवाई की जा रही है। हम बायर्स के हितों का संरक्षण भी करेंगे, लेकिन इलीगल जो एक्टिविटीज हैं इस क्षेत्र में उसको भी मुझे लगता है बहुत सख्ती के साथ उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अंत में योगी जी, 2019 के कुंभ से पहले असली कुंभ भी आ रहा है और वो भी आपको देखना है, उसकी तैयारियां भी जोर शोर से, और कुंभ के माध्यम से संदेश लेकर के जाएगी स्वच्छ भारत का, समृद्ध भारत का, सशक्त भारत का, एक भारत का और श्रेष्ठ भारत का। मुझे लगता है अद्भुत होगा, भव्य होगा कुंभ। चुनाव की नजर से नहीं होगा। मुझे लगता है हर कार्य को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके प्रयासों से कुंभ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिली है। हजारों वर्षों की विरासत को मान्यता मिलना ये प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। क्योंकि बीजेपी के झंडे में भी 20% हरा है, सिर्फ भगवा होगा नहीं। आप पे इल्जाम लगता है कि आप हर बिल्डिंग भगवा करवा रहे हैं। देखिए, हम तो सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। हमारे यहाँ एक वर्ष में हम लोग 8,85,000 परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में आवास दिए हैं और लगभग 4.5 लाख शहरी क्षेत्र में आवास दिए हैं। किसी का जाति, किसी का मत और मजहब देख करके नहीं। जो गाइडलाइन थी, जो सर्वे में आ चुका